तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस छोटी सी वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के जो तीसरे लेसन है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसमें जो टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना, यानी ये कैसे बने होते हैं और इसकी कार्य क्या होती है, ये कैसे काम करती है। आज की इस छोटी सी वीडियो में बस ये समझेंगे और इतनी अच्छे से समझेंगे कि आप इससे संबंधित किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को आप आसानी से बना पाएंगे, इससे संबंधित किसी भी सब्जेक्टिव को आप आसानी से बना पाएंगे और इससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले बाहरी वाला भाग होता है श्वेत पटल। क्या होता है? श्वेत पटल। उसके बाद ये जो बाहरी वाला भाग है श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल के ये गहरे सफ़ेद रंग के होते हैं और पारदर्शी होते हैं, ठीक है, यानी कि इससे प्रकाश पार नहीं हो सकती है, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है बीच वाला भाग, बीच वाला परत जो है, इसे हम कहेंगे कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोराइड। इसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं, ठीक है। इसे हम कोराइड कहते हैं। ये बीच वाला जो भाग है, ये बीच वाला, यानी ये वाला भाग इसे हम कोराइड कहते हैं, इसे श्वेत पटल कहते हैं। ये पूरे आंख पर ऊपरी लेयर को ही हम श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है, जो कि ऊपरी लेयर हमारे आगे तक भी आई हुई है। जो उजला वाला भाग दिखता है इसी कोराइड की वजह से, ठीक है, यही कोराइड दिखती है, सॉरी यही श्वेत पटल दिखती है। ये जो बीच वाला भाग है कोराइड, ये कोराइड आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में विभक्त हो जाती है? बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। जो कि पहला भाग होता है कि पुतली। क्या होती है? पुतली। पहला भाग क्या होते हैं? पुतली। तो पुतली को बना देते हैं। ये पहला भाग पुतली नहीं, ये इसे हम आइरिस कहेंगे, इसे पुतली बनते हैं, ठीक है। इसे जो छिद्र बने इसी को हम क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? पुतली। तो ये उंगली नुमा संरचना जो दिख रही है दोनों साइड, एक ये संरचना हो गई और एक हो गई ये वाली, ये जो दिख रही है अभी जो हम बनाए, इसे हम कहेंगे सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमावी पेशियां। इसी से लटका होता है लेंस। कि क्या लटका होता है भाई साहब? तो लेंस इसी में लटका होता है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। इसी से लटका होता है लेंस, नेत्र लेंस। ये उत्तल लेंस हमारे आंखों में होते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से पहले हम थोड़ा मिटा देते हैं। अगर आप बना रहे हैं इसके चित्र तो इसे हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इधर से ही प्रकाश तंतु या प्रकाश स्नायु निकलती है, दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु इस साइड से ही निकलती है, यानी कि यही जो होती है एक तार की तरह निकले होते हैं। इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो दो परत के बारे में हम चर्चा कर लिए। पहला परत क्या था? श्वेत पटल। क्या था? ये बीच वाला भाग, ये वाला श्वेत पटल जो कि पूरे आंखों में होती है। उसके बाद है कोराइड। बीच वाला भाग को कोराइड आगे जाकर दो भागों में बट जाते हैं। एक ये जो कि ये वाला जैसे उंगली नुमा संरचना जो पहले बनाए थे, ये उंगली नुमा संरचना को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। और ये जो एक और लटके होते हैं इसे हम कहेंगे सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमावी पेशियां। इसे क्या कहेंगे हम? आइरिस कहेंगे। आइरिस या परितारिका। और ये जो ये है तारनुमा संरचना, इसे हम कहेंगे पक्षमावी पेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां कहेंगे, ठीक है। इसी से लटके होते हैं एक लेंस जिसे हम कहेंगे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहते हैं। इसे नेत्र लेंस कहेंगे, स्फटिक लेंस कहेंगे या क्रिस्टलीय लेंस भी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और परत होती है। 3 परतों से मिलकर बने होते हैं मानव नेत्र का नेत्र गोलक। 3 परतों से बने होते हैं। एक हो गए श्वेत पटल, कोराइड, इसके बाद रेटिना। क्या? इसके बाद रेटिना। तो रेटिना बनाते हैं। तो रेटिना यहीं तक होती है, ठीक है। रेटिना बना दिए, ठीक है। अब प्रकाश तंतु निकालेंगे। देखिए एक से करके ठीक है। ये जो है इसे हम प्रकाश
दृक् तंत्रिका कहेंगे, दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु में से कहते हैं, ये जो निकले हैं इसे हम दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु कहते हैं। उसके बाद ये जो ये अंदर वाला भाग है, ये वाला ये रेटिना, इसे हम क्या कहेंगे, रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, रेटिना कहेंगे या इसे दृष्टिपटल कहेंगे। तो बस इतनी है। उसके बाद देखिए ये जो कॉर्निया होते हैं, ये आगे वाला भाग, इस पर जो कोराइड जो श्वेत पटल जो सबसे बाहरी परत होते हैं, इस पर आगे जाकर जो कि एक ग्लास चढ़े होते हैं, जो हमें दिखती है यहाँ पे ग्लास चढ़ी होती है। इसलिए ग्लास लगाया जाता है क्योंकि देखिए जो हमारा नेत्र है ना, ये बहुत ही समझिए तो ये सुकुमार जगह एक तरह से कह लें तो बहुत ही ये सुकुमार जगह, जिस कहने का मतलब है कि इससे क्षतिग्रस्त, ये छोटी सी चोट में भी क्षतिग्रस्त हो सकती है, ये तो थोड़ी मोड़ी झेलने के लिए इस पर ग्लास चढ़ा दीजिए। जिस प्रकार आप मोबाइल पे ग्लास चढ़ा देते हैं ना, जो कि डिस्प्ले को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, तो इस पर उसी प्रकार ग्लास चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कोराइड के अगले भाग पर ही ग्लास चढ़ा देते हैं। जो उभरे भाग रहते हैं, ये उभरे हुए भाग हैं जो हमें दिख रहे हैं, तो इस पर ग्लास चढ़े होते हैं, जिसे हम कॉर्निया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉर्निया। इसे हम क्या कहेंगे? तो कॉर्निया कहेंगे। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया हो गए। उसके बाद देखिए ये ऑंग्लिन में संरचना से जो छिद्र बन रही है, ये छिद्र जो बन रहा है ना, इसके बीच जो छिद्र बन रहा है, ठीक है, ये छिद्र बन रहा है ना, यहाँ पे छिद्र बन रहा है, यानी यहाँ और यहाँ इसके बीच एक छिद्र बन रहा है। देखिए ये जो कि है 2D चित्र है। ठीक है, जब 3D में देखेंगे तो इसके बीच जो कि ऐसे करके गोल जैसा होता है, ये आइरिस जो दिख रहा है ना, आइरिस, ये गोल जैसा होता है, यानी कि एक छिद्र बने होते हैं, जो कि किसी का काला होता है, किसी का ब्लू होता है। ठीक है, ये काला, ब्लू, येलो, ये ठीक है, ये निर्भर करते हैं दूसरी चीज़ों पे, ये बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो छिद्र होते हैं, यही दिखते हैं हमें काला, जो उजला के बीचों बीच काला दिखते हैं गोल वाला, वो उसी को हम कहेंगे पुतली। क्या कहेंगे? पुतली। तो इसी छिद्र को, ये छिद्र है, इसी को हम क्या कहेंगे? पुतली। पुतली कहेंगे। क्या कहेंगे इस छिद्र को? तो पुतली कहेंगे। अब देखिए ये द्रव भरे होते हैं। देखिए ये टकरा कर, ये दोनों आपस में टकरा कर क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए एक द्रव भर देते हैं। तो कौन से द्रव भरे होते हैं? ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच भरे होते हैं नेत्रोद द्रव। कौन से द्रव भरे होते हैं? नेत्रोद, या इसे जलीय द्रव भी पढ़ते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव भी पढ़ते हैं। और इसके बीच, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, यानी कि ये वाला भाग में कौन सा द्रव भरे होते हैं? काचाभ द्रव भरे होते हैं। कौन सा द्रव भरे होते हैं? तो काचाभ द्रव भरे होते हैं। कौन से द्रव भरे होते हैं? तो काचाभ द्रव भरे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ये संरचना, बस इसी प्रकार की संरचना है। आप हो गई, पूरे मानव नेत्र की संरचना बन गई। वो सिंपल संरचना है, आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम जानते हैं कि हमारा नेत्र लेंस, हमारा नेत्र गोलक, आँख का गोला, जो कि लगभग गोलीय होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय होते हैं। ये 3 परत से मिलकर बने होते हैं। कितने परत से बने होते हैं? 3 परत से। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत उजले परत होते हैं। क्या होते हैं? उजले होते हैं, जो कि हमें साइड में उजला भी दिखता है। ठीक है, काला के साइड में उजला उजला भी दिखता है ना, तो वो ये श्वेत पटल ही है। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये श्वेत पटल जो है कि सबसे बाहरी भाग है। ये श्वेत पटल सबसे बाहरी, नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग है। इसके बाद वाला भाग है कोराइड। क्या है? कोराइड। कोराइड आगे जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी 2 भागों में बट जाती है। एक पहला जो है कि वो है ये उंगलीनुमा संरचना जो है, इसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। और इसी उंगलीनुमा संरचना से एक और जो इसे निकलती है भाग, जो कि तारनुमा संरचना होती है, इसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, जो कि नेत्र लेंस, स्फटिक लेंस या क्रिस्टलीय लेंस को पकड़े होते हैं। ठीक है, लेंस को पकड़े होते हैं। उसके बाद देखिए इसके एक और अगला परत पे चर्चा करेंगे, तो इसे हम रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना। इसी पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ तक ही होते हैं, यहाँ तक ही होते हैं। उसके बाद देखिए इन सारी चीज़ों से मिलकर एक जो कि तार कहें, इसे तार कह दें। ठीक है, तारनुमा संरचना निकलती है, जिसे हम दृक् तंत्रिका कहते हैं या प्रकाश स्नायु कहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है, ये इन्फॉर्मेशन यानी कि संवेदना जो देते हैं दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को देती है, तो दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु ही देते हैं। ठीक है, अब बात आई कि ये कॉर्निया
आगे जो ग्लास चढ़े होते हैं, ठीक है, कॉर्निया, जो कॉर्निया इसलिए लगे होते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें टकराएगी तो हमें क्षति नहीं पहुंचेगी हमारी आंखों को। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कीड़े मकोड़े टकराते रहते हैं हमारी आंखों से। बाकी बात प्रकाश, तेज प्रकाश में कभी चल जाते हैं तो कम प्रकाश में चल जाते हैं, तो इन सभी तेज प्रकाश से लड़ना, छोटी मोटी चीज़ों से लड़ना माने कि थोड़ी फाइट करने के लिए दिए होते हैं। जिस प्रकार हमें ग्लास किन चीज़ों में काम आती है, मोबाइल पे ग्लास क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जो कि उसके डिस्प्ले उस पर जोड़ ना पड़े, इसी प्रकार डायरेक्ट हमारी आंखों पे जोड़ ना पड़े, इसलिए वो ग्लास चढ़े होते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो बस कॉर्निया का इतना सा काम होता है, सुरक्षा के लिए कॉर्निया को लगाया जाता है, ठीक है। कॉर्निया को लगाया नहीं जाता, ये हम प्रकृति द्वारा ही दिए जाते हैं, कहें तो भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया सबसे बाहर, सबसे उभरा हुआ परत, जो उभरा वाला हुआ भाग है ये कॉर्निया। ये जो काला दिखता है तो पुतली दिखता है, यानी कि ये आइरिस के बीच वाला भाग जो छिद्र बने होते हैं ये हमें काला दिखता है, किसी का काला दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है, किसी का येलो यानी पीला दिखता है, ठीक है। और ये जो कि नेत्र लेंस है, इसी से अपवर्तन की घटना होती है, जिससे कि प्रतिबिंब बनते किसी भी चीज़ों को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसकी संरचना को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके ये बात याद रखना है कि दो द्रव भरे होते हैं, एक नेत्रोद और एक कचाप द्रव। नेत्रोद को जलीय द्रव भी कहते हैं। तो ये भरे होते हैं कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे होते हैं काचाप द्रव। क्या भरे होते हैं? काचाप द्रव। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसकी संरचना क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और चीज़ें आपको बता दें कि ये जो नेत्र गोलक है ये वयस्क मनुष्य कहें तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, जो कि ना वयस्क अवस्था उसे कहते हैं, जो कि अब ना वो बढ़ेंगे और ना मतलब घटेंगे, ऐसी अवस्था इसके बाद की मतलब कि समझिए तो वो धीरे धीरे उसकी आयु घटने लग जाएगी। एक कहने का मतलब कि एक जवान हो जाते हैं ना, एक स्थिति में जवान हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होती है कि उससे आप ऊपर उसमें शक्ति नहीं आएगी, वो धीरे धीरे घटेंगे ही। तो वैसी अवस्था, वयस्क अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था, यानी कहें तो उसका जो कि मानव नेत्र होते हैं, उसका जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? व्यास बराबर 2.3 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब इसके क्रिया विधि को समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले आप दूसरे लेसन में पढ़े होंगे कि लेंस से, उत्तल लेंस से किससे प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनते हुए जानते होंगे आप कि 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहले एक प्रतिबिंब आपको बता देते हैं, उसके बाद ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि किसकी वजह से भी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गए उत्तल लेंस। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर f1 और 2f1 होते हैं, और ये f2 और ये 2f2 है। अगर कहें तो इसके प्रतिबिंब बनने की घटना आप कमेंट में बता दीजिएगा। जितने भी प्रतिबिंब, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब कि 6 स्थितियां में वस्तु रखी जा सकती है और 6 प्रतिबिंब बनती है। तो ये वीडियो एक अलग से ला देंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर हम वस्तु रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वस्तु अगर रखें हम, ठीक है, फोकस के दुगनी दूरी पर वस्तु रखेंगे तो एक समांतर किरणें जाएगी, ठीक है। तो समांतर किरणें जाएगी तो दूसरी फोकस से होकर लौट जाएगी, दूसरी फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद एक जो कि प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर किरणें जाती हैं तो सीधे चलती रहती है, सीधे क्या होती है? चलती रहती है। और ये जो है कि अगर यहाँ गए तो ये जा करके यहाँ पे मिलेंगी, और ये 2f2 और अनंत के बीच एक वस्तु बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। क्या बनेगी? प्रतिबिंब। और उल्टा बनेगी। क्या बनेगी? उल्टा बनेगी। और अगर हम इसके बाद रख दें, ठीक है, अनंत और इसके बीच रखें, अनंत और इसके बीच रखें, दो स्थिति में आपको समझाते हैं प्रतिबिंब। ये वाला स्थिति जो कि अनंत और रखें तो ये देखिए फोकस तो ठीक है, ये सब गई, ठीक है। उसके बाद ये इससे जो प्रकाश किरण गुजरेगी यहाँ बनेगी प्रतिबिंब। इसको कहाँ बनेगी प्रतिबिंब? यहाँ, ठीक है। यानी कि f और 2f के बीच, यानी वस्तु जितना बड़ा है उससे थोड़ा छोटा यहाँ दिख नहीं रहा है, आपको छोटी सी चीज़ों बता रहे हैं। तो ये वस्तु जितना है उससे छोटा प्रतिबिंब उसका बनेंगे। तो इसी प्रकार की घटना होती है हमारे मानव नेत्र में, यानी कि फोकस के दुगनी दूरी और अनंत दूरी पर रखे वस्तु जैसी ही घटना हमारे नेत्रों में होती रहती है, और हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जो कि इसका सिग्नल, यानी कि इसका कहें तो इसका संवेदना, इसकी
इन्फॉर्मेशन ये भेजने का कार्य करती है रेटिना से लेकर ये दृक तंत्रिका यानी प्रकाश स्नायु। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए एक वस्तु मान लीजिए यहाँ रखें, वस्तु क्या रखे हैं, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। अब जो यहाँ पे समझिए टीवी मार्कर रखे हुए हैं यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो ये कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये कॉर्निया से इससे प्रकाश, दो प्रकाश निकलेगी, तो किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे दो प्रकाश निकलेगी। इसके हर मार्कर उसके हर एक बिंदु से दो प्रकाश निकलेगी। ठीक है, हर एक बिंदु से दो प्रकाश निकलेगी और हर एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाएगी रेटिना पे। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएगी, तो चलिए समझते हैं। देखिए यह मार्कर है, इससे हर एक बिंदु से दो प्रकाश निकली, एक समांतर निकलेगी और एक प्रकाश केंद्र जो बीचों बीच बताया ना प्रकाश केंद्र की दिशा में होगी। ठीक है, तो इससे पहले इससे टकराना पड़ेगा कहाँ कहाँ, इससे पहले इसे कितनी चीज़ें से गुजरनी पड़ेगी प्रकाश को। तो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरनी पड़ेगी, जो ग्लास चढ़े होते हैं उससे गुजरनी पड़ेगी। तो थोड़ी इससे प्रकाश क्या हो जाएंगे, अपवर्तित हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जब हवा से कांच में प्रकाश प्रवेश करती है तो थोड़ी मुड़ जाती है, यानी अपवर्तन की घटना होती है। तो ये ग्लास से पार करेंगे तो थोड़ा अपवर्तन की घटना होगी, उसके बाद प्रवेश करेंगे हमारे नेत्र में। कहाँ प्रवेश करेंगे, नेत्र में। और ये नेत्रोद्रव से गुजरते हुए प्रकाश जाएगी, यानी दो किरणें जाएगी और एक समांतर जाएगी जो कि फोकसित करेगी रेटिना पे। क्या करेंगी, फोकसित करेगी रेटिना पर। और एक जो कि प्रकाश केंद्र की दिशा में यानी ओ की दिशा में जाएगी, तो ये सीधे चलती रह जाएगी। आप जानते हैं जबकि आपकी ये पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में उत्तल लेंस में प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार होती है, किस तीन चार स्थिति में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स कर दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बता देंगे, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। हम जो चीज़ें टॉपिक समझा देंगे ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि उससे संबंधित ना आपको ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना ही सब्जेक्टिव अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, यानी कि माइंड से हम कोई परिभाषा और विभाषा थोड़ा भी नहीं लिखाएंगे और सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब उसके बाद नेत्रोदिया जलीय द्रव से पार करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रतिबिंब अभी बनाकर दिखाएं, इस सेम उसी प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे रेटिना पे। कहाँ बनेंगे, रेटिना पे। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेंगे। आप याद रखना कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते रेटिना पर। कहाँ बनते, रेटिना पर बनते हैं, उस रेटिना पर बनते हैं। अब बाकी बात कि कैसा बनते हैं, उल्टा बनते साइज में बड़ा होते कि छोटा होते, तो साइज में छोटा होते, वस्तु जितना बड़ा होते हैं उससे छोटा प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं, उससे छोटा प्रतिबिंब होते हैं। उसके बाद वास्तविक होते का आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए रेटिना एक पर्दे की भांति कार्य करती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब भी होंगे। उसके बाद है क्या कि ये उल्टा बनेंगे कि सीधा बनेंगे, उल्टा बनेंगे कि सीधा बनेंगे, तो सीधा बनेंगे इसका उल्टा बनेंगे प्रतिबिंब। वास्तविक है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे। तो रेटिना पर बनेंगे, छोटा बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, उल्टा बनेंगे प्रतिबिंब। कहाँ बनेंगे, तो रेटिना पर। कहाँ बनेंगे, रेटिना पर। अब इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बने, इनकी इन्फॉर्मेशन, इनकी संवेदना, इन चीज़ों को ये इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा मस्तिष्क तक। देखती है तो देखिए, मस्तिष्क सबका जो है कि सबका मालिक है मस्तिष्क, हर सबको काम सौंप दिया है। ये हाथों का काम है कि इसे काम करना, इधर उधर करना, यानी जैसे हम लिख रहे हैं तो ये हाथों का काम है, या आँखों का काम है देखना, हमारी कानों का काम दे दिए हैं, सौंप दिए हैं कि तुम सुनना है तुम्हें बस। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, तुम्हें यह काम कर करके सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, हम हैंडल करेंगे, ये मस्तिष्क का काम है। तो उसी प्रकार हम आँखों से देखते हैं और क्या देते हैं, मस्तिष्क को दे देते हैं। और मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, तो दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु करता है। ये जो तार दिख रहा है, ठीक है ना, ये रेटिना से लेंगे और ये मस्तिष्क तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देंगे। और ब्रेन जो है कि ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बने छोटा, इसको बना देंगे बड़ा। क्या बना देंगे, बड़ा, यानी कि जैसे वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है, उसके बाद बना देंगे वास्तविक है तो इसे आभासी बना देंगे। क्या बना देंगे, आभासी बना देंगे, यानी कि वो वैसे यानी कि रियली दिखाने लगेंगे, वो आभासी नहीं तो वास्तविक ही बनाएंगे, ये वास्तविक बनाएंगे। उसके बाद सीधा कर देंगे, समझिए, तो सीधा सीधा समझिए कि बड़ा और सीधा कर देंगे, ये वास्तविक ही होंगे, क्योंकि हम आंखों से तो वास्तविकता में ही देखते हैं ना, ये थोड़ी कि आभास हम करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो वास्तविक ही देखते हैं। तो वास्तविक बना देंगे, वो बड़ा बना देंगे और सीधा बना देंगे, उल्टा जो था सीधा बना देंगे। और ये
और ये जो छोटा था वो बड़ा बना देंगे। तो ये मस्तिष्क का काम होता है, ठीक है। तो कैसे काम करे ये भी समझ गए। अब हम दो चीज़ों को एक जो दो चीज़ें होती है इससे संबंधित क्रिया विधि, वो उसको हम आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ें हो, आप फेस किए होंगे अपने दैनिक जीवन में, आप रोज़ की जीवन में ऐसी चीज़ों को फेस किए होंगे कि अभी जैसे धूप का, आप अभी अब गर्मी का टाइम है, तो अगर आप धूप से आते हैं उसके बाद आप जब घर आते हैं तो समझिए अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगर अचानक से लाइट कट जाती है, ठीक है, अगर आपके घर के अचानक ऐसा भी होता है कि अचानक से लाइट कट जाती है तो थोड़ा देर में कुछ नहीं दिखाई देने लगता है, हाँ अंधेरा अंधेरा सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंधेरे कमरे में भी थोड़ी दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब कारण भी है मानव नेत्र का, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हमें दूर और नज़दीक देखने के लिए, दूर देखने के लिए आँखें को थोड़ी छोटी क्यों करनी पड़ती है, यानी कि हम आँखें ऐसे लगता है कि हम आँखों को थोड़ा छोटा कर रहे हैं दूर देखने के लिए और नज़दीक देखने के लिए थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इन दोनों मैटर पे बात करेंगे और आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम डायरेक्ट इंडोर से अंधेरे में जाते हैं तो हमें पर वस्तु तत्काल नहीं दिखाई देने लगती है, बट थोड़ी देर के बाद दिखाई देती है। ये ऐसा क्यों होता है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये जो उंगलीनुमा संरचना बताएं आपको आइरिस या परितारी का, इसके बीच का जो छिद्र होता है, इसके बीच का छिद्र को हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। ये इसी का कमाल है। देखिए जब आप धूप में होते हैं या लाइट्स में होते हैं तो ये सिकुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? सिकुड़े हुए होते हैं। ये आइरिस से सिकुड़े हुए होते हैं और इसका जो छिद्र होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है। क्योंकि ये इसीलिए सिकुड़ जाते हैं कि ज़्यादा प्रकाश को ये झेल नहीं पाएंगे, ये नेत्र लेंस ज़्यादा प्रकाश को झेल नहीं पाएंगे, इसी कारण ये सिकुड़ जाते हैं, तो कम कम प्रकाश आने लगते हैं, ठीक है। तो कम प्रकाश को हम देखने लगते हैं। बट बात हो जाती है कि हम देखते तो सही है, प्रकाश में देखते हैं, यानी कि न्यूज जब होती है तो देखते हैं। जब डायरेक्ट वो अथी हो जाते तो वो सिकुड़ने में, यानी कि वो सिकुड़े ही रहते और उतनी सी सिकुड़न की क्षमता में, उसी सिकुड़न में रहने से वो जब अंधेरे हो जाएंगे तो प्रकाश नहीं मिलने लगेंगे, तो इतनी थोड़ा प्रकाश में तो हो नहीं पाएंगे। उसे एडजस्ट होने में, ये बात समझिएगा, यही पॉइंट है कि उसे एडजस्ट होने में कि वो अब प्रकाश तो खत्म हो गई तो उसे फैलना पड़ेगा, तब तो ज़्यादा प्रकाश ले पाएगा, ठीक है। वो कम, जो कि तीव्र प्रकाश नहीं है, अब थोड़ा प्रकाश है कमरे में, तो उसे लेने के लिए थोड़ा इसे फैलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस छिद्र को फैलाना पड़ेगा। तो ये फैलाने में यानी एडजस्ट करने में टाइम लगती है। क्या लगती है? टाइम लगती है। और इसी टाइम को ही हम कहते हैं कि असमंजन क्षमता नहीं कहते हैं। इसी टाइम को एडजस्ट करने में जो टाइम लगती है, इसी टाइम के बाद हमें कोई भी वस्तु अंधेरे कमरे में दिखाई देने लगती है। बस कारण बस छोटी सी है कि ये जो छिद्र होती है, ये छिद्र प्रकाश में सिकुड़े हुए होते हैं और वो सिकुड़े हुए ही डायरेक्ट लाइट कट जाते हैं, यानी अचानक कट जाते हैं या अचानक आप अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो वो सिकुड़े ही रहते हैं। वो बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है और वो जितना टाइम लगता है उतने तक आपको अंधेरा दिखाई देता है और धीरे धीरे जब जो वो स्टेट जो एडजस्ट होती है, यानी कि वो स्थिति में आती है तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देने लगता है। तो ये पहली मीटर बात खत्म। दूसरा मीटर है हमारा कि हमें दूर देखने के लिए थोड़े आंखों को छोटा करना पड़ता है और नज़दीक देखने के लिए हमें आंखों को मतलब कि उतनी जोड़ नहीं देनी पड़ती है दूर में, ठीक है। तो चलिए, और इससे संबंधित एक पहली मैटर जो इससे संबंधित एक और बात है कि अगर आप धूप में जाते हैं तो थोड़ा आँख को आप थोड़ा छोटा करके यानी कि देखते हैं, नहीं तो धूप ज़्यादा लगता है तो आँख को आप आँख पर जोर देना पड़ता है। तो वही कारण है कि ये पुतली का साइज जो है ना थोड़ा नियंत्रित करना पड़ता है। हमारे आँख के नेत्र लेंस नहीं झेल पाएंगे उतने प्रकाश को, तो सिकुड़ा देते हैं। क्या करते हैं? उसको सिकुड़ा देते हैं, जो ताकि कम प्रकाश पहुँच सके हमारी आँख, ये नेत्र लेंस से कम प्रकाश अपवर्तित हो सके और कम प्रकाश में प्रतिबिंब बना सके, बस कारण यही है। और दूसरा मैटर पर आप बात करते हैं। दूसरा मैटर है हमारा कि हम दूर देखने के लिए बस दूर देखने के लिए क्या होते हैं, नज़दीक देखने के लिए क्या होते हैं। देखिए जो कोराइड का दूसरा भाग, पहला भाग का काम जान गए, वैसे दूसरा भाग जानते हैं। ये जो कि सिलियरी मांसपेशियाँ, इससे लटके होते हैं एक नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस होते हैं, इसे क्रिस्टलीय लेंस, स्फटिक लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये अब हम दूर देखते हैं तो दूर देखने के लिए इसे हम पतला करते हैं, दूर देखने के लिए लेंस को पतला करते हैं और नज़दीक देखने के लिए इसे मोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मोटा करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। तो हमें दूर देखनी है तो इसे पतला करना है। तो ये
ये जो तारनुमा संरचना है ना, तारनुमा, इसे खींच देती है। क्या करती है? खींच देती है, जिससे कि पतला हो जाती है। क्या हो जाती है? पतला हो जाती है। और वो छोड़ देती है, यानी कि ये छोड़ देती है। देखिए एक गुब्बारे को आप लीजिए, गुब्बारे को फुलाए और गुब्बारे को पकड़ के खींच दीजिए तो पतले हो जाते हैं, लेकिन उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए तो मोटे हो जाते हैं। बस यही कारण है। अगर ये मोटा हो जाएंगे तो हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखेंगी, अगर ये खींच के पतला कर देंगे तो हमें दूर की वस्तुएं दिखेंगी। क्योंकि आप जानते हैं, 2 लेसन में पढ़े होंगे, दूसरे लेसन में पढ़े होंगे फिजिक्स के, कि मोटे लेंस की अपेक्षा पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, तो हमें दूर की वस्तु देखने के लिए फोकस दूरी अधिक बनानी पड़ेगी लेंस की, तो इसीलिए हम इसे सिकुड़ा देते हैं, यानी कि इसीलिए इसको हम पतला कर देते हैं। पतला करने के लिए खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। इसलिए दूर की वस्तु देखने के लिए हमें थोड़ा इसे खींचना पड़ता है, ये जो कि हमारे आंखों पर जोर पड़ती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे ये वाली चीज़ें भी। तो मैं नज़दीक देखने के लिए इसे मोटा करना पड़ता है और दूर देखने के लिए हमें पतला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पतला करना पड़ता है। और एक बात है, आपको इससे संबंधित और तीसरा मेथड, एक ऐसा चीज़ें बताएंगे जो कि आप जरूर देखे होंगे। आप इसे घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन में कोई भी टीचर ये जो आपको बात बताते जा रहे हैं, ऑनलाइन में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी टीचर नहीं बताए हुए। ठीक है। आज की इस वीडियो में ये जो लास्ट में बताते जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएंगे। देखिए, आप जब रबड़ को या कोई भी चीज़ें, रबड़ हो तो रबड़ तानते हैं, ठीक है, नहीं तो देखिए ऐसा लगता है ना, कोई भी चीज़ झरझराहट ऐसे है ना, ये देखिए ये मार्कर आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है ये मार्कर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि दो तीन मार्कर दिख रहा है, ऐसे करके कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इन चीज़ों को आप ऐसे समझिए कि अगर रबड़ इस उंगली में बांध दे, उसे करके खींचते हैं तो थर थर जो करने लगता है, वाइब्रेट जो करने लगता है, तो ऊपर नीचे दो रबड़ दिखने लगते हैं। यानी रबड़ वास्तविक में एक ही होते हैं, लेकिन दो तीन रबड़ दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ों को, ये भी कारण है इसी का, नेत्र हमारे आंखों का भी। ठीक है। तो ये देखने वाली चीज़ें तो सारे आंखों का ही होगा, ये सिंपल सी बात है। तो कैसे होता है? तो चलिए जानते हैं। जो एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और एक चीज़ें भी आप जान जाएंगे इससे। देखिए 1/16 ये चीज़ें आपको याद रखना, 1/16 सेकेंड, इसी से संबंधित चीज़ें हैं। देखिए जब हम किसी वस्तु को एक बार देखते हैं, मान लीजिए कि हम ये मार्कर को देख रहे हैं, ये मार्कर्स को देख रहे हैं, तो इसके अलावा हम किसी वस्तु को देखें तो ये इसका जो प्रतिबिंब बना हमारे रेटिना पर, तो ये हमारे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बने रहते हैं। अगर हम इस पर से नज़र हटा भी दें तो 1 सेकेंड का 16वां भाग, 1 सेकेंड का 16वां भाग के समय तक हमारे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बने रहेंगे। क्या कहेंगे? बने रहेंगे। इसीलिए 1/16 सेकेंड से भी स्पीड वो वाइब्रेट करने लगता है, वो ऊपर नीचे होने लगता है, तो इसी कारण उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बने होते हैं और इसका भी बन जाते हैं, यानी कि दो दिखाई देने लगते हैं। बस ये इसका कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक ही है। ये जो कभी कभी हमें दो दिख रहा है कि यहाँ भी दिख रहा है, तो ये बस यही एक ही है, मार्कर एक ही है। ठीक है। लेकिन हमारे ये आँख का धोखा है। किस चीज़ का धोखा है? तो आँख का। तो याद रखना है कि किसी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गए और ये पूछते भी है कि हमारी आँख, हमारी नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बनाए रखती है? तो 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग यहाँ तक बनाए रखते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि मानव नेत्र की संरचना, इसकी क्रियाविधि, इसकी बनावट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे संबंधित किसी भी सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो हम परिभाषा नहीं, आपको पढ़ाने नहीं, बल्कि हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। और उम्मीद है कि अगर आपको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ गए होंगी, तो किसी भी प्रकार की क्लास 10th की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करें, और सारी की सारी वीडियो आपको बस इसी आसान भाषा में जो आज के इस वीडियो में बताएं, इससे भी आसान भाषा में धीरे धीरे जब हमारी धीरे धीरे हम जब इतने स्टेचुअल हो जाएंगे कि सारी चीज़ों को और अच्छी तरह से समझाने लग जाएंगे, ताकि और हमें कॉन्फिडेंस आएगी। जब आप कमेंट्स करेंगे तो और हमें कॉन्फिडेंस आएगी। किसी भी चीज़ों को लगातार हम करते रहेंगे इन चीज़ों को, तो और कॉन्फिडेंस आएगी, तो और इससे आसानी से आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।